हेलो माय डियर लिसनर, इस स्टोरी के पहले के एपिसोड दूसरी चैनल पर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के अपडेट पाने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। 49 मल्होत्रा मेंशन की बड़ी बहू। आदित्य दरवाजे पर किसी अपराधी की तरह खड़ा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी। वही दहलीज के उस पार खड़ी नैना जी अपने आंखों में ढेर सारे इमोशन लिए डबडबाई आंखों से सामने खड़े आदित्य को देख रही थी। दादाजी को तो इस कदर धक्का लगा था कि वो धम से सोफे पर गिर पड़े और सामने खड़े कुलदीप जी, जो ना जाने कितने ही उलझनों भरी नजरों सामने खड़े इंसान को देख रहे थे, जिसे देखने की उम्मीद ही शायद उन्होंने की होगी। निधि तो बस खुश होकर सबको देख रही थी, पर परी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। घबराहट के कारण उसके माथे पर हल्का पसीना आ रहा था। अहान घर के अंदर आ गया और नैना जी को देखते हुए बोला, सब बाद में उन्हें घूर लीजिए, अभी उन्हें घर के अंदर ले लीजिए। नैना जी बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए बोली, क्या ये सच है? अहू, क्या सच में ये आदि है? अहान ने खुद को मजबूत किया और बोला, हाँ माँ, ये भाई ही है और जो निधि के साथ खड़ी हैं वो आपकी बड़ी बहू। सब अविश्वास से परी को देखने लगे, जो डरी सहमी वहां खड़ी थी। नैना जी ने एक बार निधि को देखा, जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था जो इंसान घर छोड़कर जिस लड़की के लिए गया था वो शादी करके किसी और को ले आया। नैना जी ने खुद को शांत किया और अपने घर की सर्वेंट को आवाज लगाते हुए बोली, शांति जल्दी से आरती की थाल लेकर या, मेरे दोनों बच्चियां कब से बाहर खड़ी है। शांति जल्दी से पूजा घर से आरती की थाल लेकर आ गई और नैना जी के हाथ में देते हुए बोली, ये लीजिए बड़ी मैडम। नैना जी ने उसके हाथ से थाल ली और बोली, जाओ जाकर किसी को आदित्य का कमरा ठीक करने के लिए कहो। शांति हमें सर हिलाते हुए वहां से चली गई। निधि और परी दोनों साथ में अंदर आ गई। निधि ने होले से परी को सोफे पर बैठा दिया और सबको देखते हुए बोली, माँ, सिर्फ इतना सरप्राइज नहीं है, अभी और एक सरप्राइज है आप सबके लिए। निधि के खुशी से भरे चेहरे को देख दादाजी, नैना जी और कुलदीप जी मुस्कुराते हुए बोला, तो देरी किस बात की है बेटा, बता दो जल्दी, अब तो सब्र नहीं हो रहा। निधि खुश होकर दादाजी से बोली, दादू, अब आप ये छड़ी छोड़ दीजिए क्योंकि अब आपको अपने पीछे भगाने वाला कोई आने वाला है, जो छोटा सा, नन्हा सा, क्यूट सा हो गया। निधि की बात सुनकर नैना जी खुशी से उछल पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, इसका मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। उनकी खुशी देख निधि भी उनकी तरह उछलते हुए बोली, जी माँ, आपने सही सुना। उसकी बात सुनकर सब खुश हो गए। अहान ने अपना सर हिलाया और धीरे से बोला, पागल लड़की कभी इतनी उछल रही है, थोड़ी देर बाद शर्माते हुए छुप जाएगी। अहान को निधि को देख मजा आ रहा था। अब आगे जो होगा उसके लिए वो निधि के चेहरे को देख रहा था, जो कुछ देर में बिगड़ने वाला था। नैना जी ने निधि के माथे को चूम लिया और खुश होकर बोली, मुझे नहीं लगा था तुम मुझे इतने जल्दी खुशखबरी दोगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। निधि जो अब तक खुशी से उछल रही थी, नैना जी की बात सुनकर उसके चेहरे पर 12 बज गए। उसका पूरा चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। उसकी हालत देख सब मुस्कुरा रहे थे। तभी निधि ने चौंकते हुए कहा, अरे, आप गलत जा रही है, मैं नहीं, परी भाभी प्रेग्नेंट है। निधि ने ये बात इतने जल्दी कही थी जैसे उसके पीछे सच में अंडा कोड़ा पड़ा हो। नैना जी ने उससे नजरें हटा ली और परी को देखने लगी। वो परी के पास जमीन पर बैठ गई और परी के पेट पर हाथ रखते हुए छोटे बच्चों की तरह खुश होकर बोली, माँ, देखा, इनके पेट में हमारा नन्हा मुन्ना राजकुमार या राजकुमारी है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे वेट नहीं हो रहा। उसकी खुश देख नैना जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो तू भी अपना नंबर लगवा ले। निधि अब शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और शर्माते हुए बोली, क्या माँ, आप भी? मुझे अभी इतने जल्दी दूसरा डेविल नहीं चाहिए। एक नाग मुझसे संभालता नहीं, दूसरे को कैसे संभालूंगी? क्या पता वो भी इनके जैसा सडू अगडू खडूस टाइप का निकला तो ना बाबा ना, इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। निधि शर्माते शर्माते हुए अपने नौटंकी मोड़ पर आ चुकी थी। वही अहान वहां बैठे बैठे निधि को घूर रहा था। निधि ने तिरछी नहरों से उसे देखा और मुंह बनाकर बोली, हूँ स्मग, सड़ा हुआ कोबरा कहीं का।
आहान ने उसके हिलते होठों को देखा और निधि को इशारे से ही अपने होठों को उंगली से खुजाते हुए उसे डेविल स्माइल देकर इशारे कर रहा था। उसकी हरकतें देख निधि एकदम से हड़बड़ा गई और जल्दी से मुंह घुमा के बैठ गई। नैना जी ने परी के माथे को चूम लिया और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, खुश रहो बेटा, अब तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हें कमरे में कुछ खाने के लिए भेज देती हूँ। सफ़र से आई हो ना, थक गई होगी, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, बाद में हम बहुत सारी बातें करेंगे। मुझे भी तो जानना है मेरी बड़ी बहू कैसी है। परी ने उन्हें ममता भरे स्पर्श को अपने माथे पर महसूस करते ही उसके चेहरे पर अनजानी सी खुशी छा गई, जिस ममता के लिए वो खुद की माँ से भी तरस गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। उसने खुद को संभाला और निधि के साथ खड़ी हो गई। उसने जाकर दादाजी के पैर छूना चाहा, पर दादाजी ने उसे झुकने के लिए मना किया और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, खुश रह बच्ची, जाओ तुम आराम करो। परी ने उन्हें प्यारी सी स्माइल दी। निधि जल्दी से कुलदीप जी की बाह पकड़ते हुए बोले, पापा, आप भी भाभी को आशीर्वाद दीजिए, वरना कहीं ये कमरे जाकर कल की तरफ रोने ना लग जाए। निधि की बात सुनकर कुलदीप जी ने उसके गालों को हल्के से थपथपाते हुए कहा, आशीर्वाद तो मेरा तुम दोनों को भी है, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे अगदू तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना। निधि ने एक नज़र आहान को देखा, जो अपने फोन पर कुछ कर रहा था। उसे देख निधि मुंह बनाकर बोली, जहाँ निधि हो वहाँ इन कोबरा की कहाँ चलने वाली है पापा, ये तो बस फूस-फूस ही करते रहते हैं। उसकी बात सुनकर सब मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुलदीप जी को बड़ा मजा आ रहा था। उन्होंने मन में कहा, काश अंश ये होता तो और मजा आता। तभी उन सबको कान में उस अकदू डेविल की कड़कती हुई आवाज आई, यहाँ पर जितने नामों से मुझे नमाजा जा रहा है ना, सबको अच्छे कायदे से मेरी डेविलगिरी दिखाने वाला हूँ मैं, आहान द ट्रू डेविल की डेविलगिरी। उसकी बात सुनकर सब डर से हड़बड़ा गए। निधि ने मन ही मन उसे कोसा और परी को लेकर आदित्य के कमरे में लेकर चली गई। उनके साथ शांति भी थी। कमरे में आने के बाद निधि ने परी को बिस्तर पर बैठा दिया और उसके पास बैठ गई। शांति उन्हें देखते हुए बोली, आप आराम करिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने का लाती हूँ। परी और निधि ने उन्हें स्माइल पास की, ये देख वो भी मुस्कुराते हुए चली गई। उनके जाते ही परी ने निधि को देखते हुए कहा, निधि। सब उन्हें देख ऐसे शॉक क्यों हो गए थे। परी थोड़ी हिचकिचा रही थी, पर अब उसे यही रहना था तो थोड़ी जानकारी उसे पता होना जरूरी था, इसलिए उसने निधि से सवाल किया था। निधि ने कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं भाभी, लेकिन मुझे भी पता नहीं है। उनका जिक्र भी घर में कोई नहीं करता सिवाय माँ के, वो भी जब हम दोनों होते हैं तभी। ज्यादा कुछ मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं भी अभी ही इस घर में आई हूँ। परी ने अब आगे कुछ नहीं पूछा। वो दोनों थोड़ी देर शांति रही। फिर निधि ने उसे अपने शादी के बारे में बताया और परी के शादी के बारे में भी उससे पूछ ही लिया। सब जानकर निधि ने मन में ही कहा, अकदू है पर अच्छा है। निधि और वो दोनों बातों में लग गई थी। वहीं नीचे सब हॉल में बैठे हुए थे। आदित्य ने अभी तक एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला था और नहीं घर में से किसी ने उससे कोई बात की थी। आहान ने गहरी सांस लेकर उन्हें कुछ जरूरी बातें बताई और फिर आदित्य और परी के शादी के बारे में बताने लगा। फ्लैशबैक। सुबह जब आहान ने निधि को उठाकर बाहर चला गया था, वो रोनित के पास गया था। रोनित जब उसे सुबह ही सब शेड्यूल बताया था, उसे ये खबर भी लग गई थी कि आज वो सार्थक चुप नहीं बैठेगा और कुछ तो जरूर करेगा। इसलिए आहान ने रोनित से कहा, रोनित, हमारे वकील से बात करो और जल्दी से मैरिज रजिस्ट्रेशन से शादी के पेपर मंगा लो, और याद रहे शादी की डेट आज से 3 दिन पहले की हो, और उन्हें वहाँ फील किए गए मैरिज पर आज की ही डेट डालने को कहो। रोनित उसके बात को अच्छे से समझ गया था। वो जल्दी से अपने काम पर लग गया था। वही उसने अंश और सतीश को कुछ ऑर्डर देकर आगे के ड्रामे के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। थोड़ी देर बाद रोनित वकील के साथ होटल में आ गया था। आहान उसे लेकर आदित्य के कमरे में चला गया और उसे देखते हुए बोला, भाई, इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। आदित्य ने उस पेपर को पढ़ा और आहान को देखने लगा। वो इन सब के लिए तैयार नहीं था। उसने आहान को देखते हुए कहा, ये सब क्या है छोटे?
अहान के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसे सारी बातें डिटेल्स में बताए, इसलिए उसने बस आदित्य से इतना ही कहा, इसकी जरूरत है भाई, आगे बाद में देख लेंगे, अभी के लिए आप इस पर साइन कर दीजिए और भाभी के भी साइन ले लीजिए। अहान की बात सुनकर आदित्य ने और परी ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ बोले दोनों ने भी उस पेपर पर साइन कर दिया। फ्लैशबैक एंड। अहान ये कहकर चुप हो गया था। अब की बार दादाजी बोल पड़े, अब शादी हो चुकी है और बहू पेट से है तो मैं चाहता हूँ कोई भी उस पर उंगली ना उठाए। सवाल मल्होत्रा के बहू का है, हम उसे किसी के सामने जलील होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुम दोनों की शादी हो जाएगी और उम्मीद है इस बार तुम्हें हमारे फैसले से कोई आपत्ति नहीं होगी। दादाजी हल्के नाराजगी से बात कर रहे थे और उनका नाराज होना भी लाजमी था। आदित्य ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को मजबूत किया और बोला, मैं भी अपने बच्चे के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं सुनने वाला, इसलिए मुझे मंजूर है, बस शादी सिंपल तरीके से ही हो। आदित्य का जवाब सुनकर सबने उसे देखा। नैना जी खुद को रोक नहीं पाए और उसे गले लगाकर रो पड़ी। उनकी हालत देख अहान उठकर अपने कमरे में चला गया। भले वो खुद को कितना भी डेविल कह ले, लेकिन उसके माँ के आंखों में आंसू उसे पसंद नहीं थे। मजबूरी इंसान को बहुत कुछ मजबूर करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन अपने अंदर जो धड़कता दिल है वो कितना भी कठोर क्यों ना हो अपनी फैमिली के लिए तपड़ता ही है। अहान ने उनके आंखों में वो दर्द देखा था। आज उसके दिल को सुकून मिल रहा था। शायद भगवान भी उसके साथ थे। जो वो करने का सोच रहा था भगवान ने उसे पहले ही कर दिया था। अहान अपने कमरे के बालकनी में खड़े होकर आज से 3 साल पहले उन्हें उस घटना को याद कर रहा था जब आदित्य घर छोड़कर चला गया था। तभी उसे अपने पीछे किसी मखमली से हाथों का स्पर्श महसूस हुआ और उसके दिल की धड़कनें बेतहाशा जोरों से धड़कने लगी। उसने उस मखमली से हाथ को पकड़ लिया और एक झटके में अपने सामने खींच लिया। चप 50 निधि की खुशी। अहान के ऐसे खींचने से निधि एकदम से अहान के सामने जाकर खड़ी हो गई। अहान ने उसके कमर को पकड़ लिया और उसके खूबसूरत से ग्रे आंखों में देखने लगा। निधि अहान को देख रही थी जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी, पर शायद चेहरे पर गुस्सा नहीं था उसके। उस देखकर अनुमान लगा रही थी कि वो गुस्सा है भी या नहीं। अहान ने उसके चेहरे को देखा और उसके बाल बिगाड़ते हुए बोला, बच्ची, इतने ध्यान से मुझे देखोगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। उसकी बात सुनकर निधि एकदम से झेप गई और अपने मन में सोचने लगी, ये अकदू इतना प्यार क्यों लूटा रहा है, कहीं इसका दिमाग खिसक तो नहीं गया। अहान ने उसके सर पर टपली मारी और अपनी कड़क आवाज में बोला, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो, पहले ही इतना छोटा है, बातों का इतना वजन झेल नहीं पाएगा। कहीं पागल हो गई तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। आओ, आप कितने बुरे हैं ना, मेरे मुंह पर ही मुझे पागल बोल रहे हैं, सडू कहीं के। हा आए बड़े अंडा कोड़ा कहीं के, निधि ने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा और मुंह बनाकर कमरे अंदर जाने लगी। अहान ने उसके कमर को पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे डीपली किस करने लगा। निधि तो पहला कसमसाई, फिर वो भी अहान का साथ देने लगी। थोड़ी देर बाद अहान ने निधि को छोड़ दिया, जिसे देख निधि सीधा बाथरूम में भाग गई। उसके जाते ही अहान का चेहरा एकदम गहरा हो गया और उसने एक नंबर डायल कर किसी को फ़ोन कर दिया। दूसरी तरफ फ़ोन उठाते ही अहान बोल पड़ा, काम हो गया। दूसरी साइड से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर अहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने फ़ोन पर बात कर रहे इंसान को जवाब दिया, वेट, आई एम कमिंग इन अ मोमेंट। अहान ने फ़ोन रखकर अंश को फ़ोन किया और तेजी से कमरे के बाहर आ गया, जहां अभी तक सब लोग बैठे हुए थे। अहान को जाता हुआ देख नैना जी बोली, अभी तो आया है, थोड़ी देर आराम कर ले। अहान जाते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, नो मॉम, अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम करना बाकी है। उसकी बात सुनकर आदित्य उसके पीछे भागते हुए बोला, रुक, छोटे में भी आ रहा हूँ। उसे जाता देख नैना जी आंखों में आंसू लिए बोली, ये दोनों लड़के सच में एक जगह ठहरते ही नहीं है, ये उसके पीछे भागने या फिर वो इसके। कुलदीप जी ने उनके बालों पर हाथ फेरा और उसके सर को अपने सीने पर रख दिया। माहौल को सिटी होता देख दादाजी ने अपने छड़ी से कुलदीप जी के पीठ पर एक फाइट लगाते हुए बोले,
ओए पुत्र शर्म कर, तेरे बाप के सामने ये सब कर रहा है तू। दादाजी की आवक और छड़ी की मार पड़ते ही कुलदीप जी एकदम से झेप गए। वही नैना जी सीधा भागकर अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद कुलदीप जी और दादाजी एकदम सीरियस हो गए और किसी गहरी विषय पर बातें करने लगे। निधि जब बाथरूम से बाहर आई तो उसे आहान कहीं पर भी नहीं दिखा, जिसे देख उसने चैन की सांस ली। अचानक उसे अपने फोन की याद आ गई। उसने पूरा कमरा ढूंढ लिया पर उसका फोन कहीं पर भी नहीं था। तभी उसकी नज़र कॉफी टेबल पर रखे बॉक्स पर गई। निधि ने जाकर उसे अलट पलट कर देखा, फिर कमरे का दरवाजा बंद करके उसे घूरने लगी। निधि ने अपने दोनों हाथों को गालों पर रखा और उस बॉक्स को देखते हुए बोली, क्या करूं, ओपन करूं क्या इसे? नहीं नहीं नहीं, अगर ये उस सडू का हुआ तो? फिर कुछ सोचकर, अगर ये सडू का हुआ तो क्या हुआ? तू उसकी पत्नी है, तुझे पूरा हक है उसके चीजों को हाथ लगाने का। हम अभी तो खोलकर देख, चाहे बाद में फिर से इसे पैकिंग करके रख दे। ये ख्याल मन में आते ही निधि खुशी से झूम उठी और जल्दी जल्दी उस बॉक्स को ओपन करने लगी। बॉक्स ओपन होते ही निधि की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसके सामने लेटेस्ट स्मार्टफोन फोन था, जो कुछ अलग ही था। निधि उसे घूरने लगी। फिर उसने उस फोन को हाथ में लिया और फोन ओपन किया। फोन ओपन होते ही उस पर मैसेज आया, ये तुम्हारे लिए है स्वीटी पाई, और अब ये सोचने के दिमाग का ज़्यादा यूज़ मत करो कि कौन सा ब्रांड है, ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया गया है। इतना मैसेज पढ़ते ही निधि सोफे पर खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए नाचने लगी। उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ देर बाद उसने फ़ोन चेक किया, जिस तरह से उसका फ़ोन था बिल्कुल सब कुछ उस न्यू फ़ोन में था। निधि को कंट्रोल नहीं हुआ और उसने सबसे पहले ईशा को फ़ोन कर दिया। दूसरी तरफ आहान और आदित्य आहान के उस जंगल वाले कालकोठरी में आए थे, जो बहुत ज्यादा डरावना था। आहान और आदित्य उस कालकोठरी के बाहर हॉल में बैठे हुए थे। आहान के हाथ में बड़ा सा किंग कोबरा था जिसे वो देख रहा था। उनके सामने एक आदमी बैठ हुआ था जिसे बांध कर रखा हुआ था। वो आधा बेहोशी के हालत में वहां पड़ा हुआ था। आहान ने एक गार्ड को इशारा किया। आहान का इशारा मिलते ही उस गार्ड ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, जिससे वो आदमी हड़बड़ा कर उठ गया और तेज तेज सांसें लेते हुए बोला, कौन है यहाँ? आहान ने अपने हाथों में पकड़े कोबरा को उस आदमी के ऊपर छोड़ दिया, जिससे वो आदमी डर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर आहान के चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। आदित्य बस अपने भाई को देख रहा था। सच ही कहा है, किसी ने हारा हुआ इंसान जब जीत हासिल करता है तब उसके तेवर बहुत बदल जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया मासूमों के लिए बनी ही कहा है। वो इंसान जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, पर उसकी चीखें सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था। आहान ने अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा लिया और बेहद डरावने तरीके से मुस्कुरा कर बोला, किसने कहा था तुम्हें वो सब करने के लिए? खान की आवाज़ सुनकर वो आदमी डर से अपने आप को संभालते हुए हकला कर बोला, बताता हूँ, सब बताता हूँ, पर इस सांप को मेरे ऊपर से हटा दो। मुझे जो पूछा जाएगा मैं बता दूंगा। उसकी बात सुनकर आहान ने गार्ड को इशारा किया, जिसे उस गार्ड ने डरते हुए उस किंग कोबरा को उस इंसान के ऊपर से उठा लिया और ले जाकर एक बॉक्स में रख दिया। उस इंसान ने चैन की सांस ली और आहान के पूछने से पहले ही तीर की तरह बोलने लगा, आरोही मैडम ने कहा था, आरोही मैडम, लेकिन उनके साथ और कोई लड़की है, पर कौन है ये मुझे नहीं पता। आरोही मैडम ने ही मुझे उस लड़की को फ़ोन करके धमकी देने के लिए कहा था कि वो आहान मल्होत्रा के जिंदगी से चली जाए, वरना वो सबको मार देगा। मुझे बस इतना ही पता है, इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। आहान उसकी बात सुनकर टेढ़ी मुस्कान लिए बोला, छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें अब मेरा काम करना होगा। उस इंसान ने जल्दी से अपनी गर्दन हिलाकर उसे मंजूरी दे दी, जिसे देख आहान ने उसे कुछ समझाया और गार्ड्स से कहकर उसे वहां से भेज दिया। उनके जाते ही आदित्य ने आहान को देखा और बोला, ये सब क्या था छोटे? आहान ने उसे निधि के फ़ोन पर आ रहे धमकियों के बारे में और निधि के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनने के बाद आदित्य गिल्ट भरी आवाज में बोला, सॉरी छोटे, मैं आज तक इन सब से भागता हुआ आया।
मलिष्का के आगे मैंने किसी की परवाह नहीं की, लेकिन अब मैं मेरे फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। हम दोनों मिलकर सब कुछ करेंगे, तुम आगे रहो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे पीछे है, साथ है। अहान ने अपने भाई को देखा और बोला, क्या आप सच में उस मलिष्का को भूल गए या फिर बच्चे की खुशी में आकर ये सब कर रहे हैं? अहान का सवाल सुनकर आदित्य एकदम से चुप हो गया। उसे खुद पता नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। अहान ने उसे चुप देखकर कहा, भाई मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर आप उनसे सिर्फ बच्चे के लिए ये रखा है तो उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करेगी, और सबसे बड़ी बात वो मलिष्का नहीं है, इसलिए आप उसका और भाभी का कैंपर बिल्कुल मत करिए। अहान ये कहकर वहां से उठ गया और जाकर गाड़ी में बैठ गया। तभी उसे अंश का फोन आया, जिसे देख उसने तुरंत फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से अंश ने कहा, सब हो गया है, सुबह मिलकर बात करते हैं। अहान ने ओक कहकर फोन रख दिया। तभी पीछे से आदित्य आकर गाड़ी में बैठ गया। दोनों भी वहां से मल्होत्रा मेंशन आ गए। अब तक रात हो चुकी थी और निधि, परी, नैनाजी डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आई, जिसे सुनकर नैनाजी जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आदित्य और अहान साथ में घर के अंदर आ रहे थे, जिसे देख नैनाजी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। अहान ने जब अपनी मां को देखा, उसे अंदर से ही एक सुकून का एहसास हो गया। पिछले 3 साल से वो ठीक से उनसे बात तक कर नहीं पाता था, और वजह थी खुद को बड़ा करके किसी को बर्बाद करने की तैयारी, जिसमें वो सबको जैसे भूल ही गया था। नैना जी ने दोनों को देखते हुए कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है, और वो दोनों भूख हड़ताल पर बैठी है। आदित्य ने अपनी गर्दन हिलाई और अपने कमरे में चला गया। अहान भी कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सब एक दूसरे से बातें करना चाहते थे, पर अहान को खाते वक्त बातें करना पसंद नहीं था, इसलिए सब चुपचाप खा रहे थे। परी और निधि एक दूसरे को इशारे कर रही थी और सब उन दोनों को देख रहे थे। तभी अहान अपनी सख्त आवाज में बोला, अगर 15 मिनट बाद खाना खत्म नहीं हुआ तो बाद में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अहान की बात सुनकर निधि झेप गई और चुपचाप खाने लगी। परी ने तिरछी नजरों से आदित्य को देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस पर गई वो एकदम से हड़बड़ा गई, क्योंकि आदित्य उसे ही देख रहा था। उसकी हरकत देख आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। खाना खाने के बाद अहान और आदित्य बाहर गार्डन में चले गए। उनके साथ कुलदीप जी भी थे। आदित्य से वो नाराज थे, लेकिन बेटे मोह में खींचे जा रहे थे। उनका परिवार साथ था, जिसे देख दादाजी सबसे ज्यादा खुश थे। वो अपने कमरे में चले गए। वहीं निधि, परी और नैनाजी बाहर गार्डन के दूसरी तरफ बैठी हुई थी और परी को सब समझा रही थी।